नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं और आप सभी पेन और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और जो भी आपको नोट डाउन कराया जाता है उसको नोट डाउन करते जाइएगा। और अब जैसा कि जान रहे हैं कि 23 जनवरी 2022, कितना जनवरी, 23 जनवरी 2022 यानी कल का दिन यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ और जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड यानी पर्यावरण जो भाग है उसमें जीएस का जो पोर्शन पूछा जाता है वो सारा प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। यानी अगर आप कहीं भी, हम ये नहीं करने कि आप यहाँ मतलब पढ़ रहे हैं या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप जो जीएस जो पढ़ते हैं जीके जीएस उसको कंप्लीट कहीं भी अगर आप उसको तैयार कर लिए तो सारा एग्जाम यानी सभी एग्जाम में काम आएगा आपका। यानी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, मेन उद्देश्य जो होता है जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है वो प्रश्न बनना चाहिए। आप कहीं भी पढ़िए, आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है वो बनना चाहिए। तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा, किसी भी एग्जाम के लिए यह पर्याप्त है। सिर्फ आपको क्या करना है कि नोट डाउन करते जाना है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका सुबह में यानी 6 बजे आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप जाकर देख लीजिएगा, सारा आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा, क्या क्या प्रश्न पूछा गया। आप उससे ये मतलब कर सकते हैं आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। क्योंकि हम जो भी प्रश्न आपको कराते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न कराते हैं। ये जो अभी आप जो प्रश्न करने वाले हैं 2021 एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व कहने का मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी आंदोलन। आपको मालूम है कि 1905 कोलकाता के टाउन हॉल से जो भी आपको वर्ड हम यहाँ से यानी जो बोल रहे हैं ना वो समझ लीजिए एक तरह से जहर है, आपको नोट डाउन करना है, सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 कोलकाता के टाउन हॉल से, कौन सा टाउन हॉल से, कोलकाता के टाउन हॉल से इसका घोषणा किया गया। कहाँ से? कोलकाता के टाउन हॉल से। कब किया गया था? 1905 में। कब किया गया था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन, तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 में। कहाँ से शुरू हुआ? कोलकाता से। अगर ज़्यादा डीप में अगर प्रश्न पूछेगा तो कोलकाता के टाउन हॉल से। ये तो आपको याद हो गया होगा। और इसी में ये कहा गया था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। तो इसलिए कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था, क्योंकि जब तक कपास उत्पादन नहीं करेंगे तो हम लोग स्वदेशी वस्त्र मतलब वस्त्र जो बनाएंगे, जो सूती वस्त्र है वो किससे बनाएंगे? कपास। तो मतलब कपास उत्पादन करने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया गया था स्वदेशी आंदोलन में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 1905 में। कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल से। 1905 से 1908 तक ये चला था, मतलब आंदोलन ये चला था। और जब तक ये आंदोलन चला आयात में गिरावट आया, यानी जो भी विदेशी आयात करने का मतलब जो हम लोग विदेश से आयात करते थे उसमें क्या आया? गिरावट आया। स्वदेशी आंदोलन क्लियर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। इसी में ब्रिटिश के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन में चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन में दिए? भारत छोड़ो आंदोलन में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक? 1922 तक। 1 अगस्त 1920 को शुरू होता, चला कब तक? 1922 तक। प्रश्न ये पूछेगा कि वापस क्यों लिया गया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा कांड, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। किसके कारण लिया? चौरी चौरा घटना के कारण। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। खिलाफत आंदोलन कब चला? 1919-20 में, यानी 1919-20 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? यूएन से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यूएन जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, यूएन से प्रश्न पूछा। यूएन के मेनली है मुख्य रूप से कितने अंग हैं? 6। मेनली यानी मुख्य रूप से यूएन के कितने अंग हैं? 6। तो 6 में 2 आपको याद रखना है। कौन कौन याद रखना? एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 2 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितना भी यूएन का सदस्य है सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। हेडक्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में सभी का। लेकिन एक अपवाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग नीदरलैंड में। यूएन का अंग है लेकिन न्यूयॉर्क में मुख्यालय नहीं स्थित है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में। और एक जो प्रश्न पूछेगा यूएनएससी, यूएनएससी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल और हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15। टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15। टोटल सदस्य की संख्या कितना? 15। 10 अस्थायी जिसका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। यहां पे लिख लीजिएगा अस्थायी सदस्य। तो आपसे प्रश्न पूछेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना? 10। कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों के लिए। और टोटल सदस्यों की संख्या 15। 5 क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब हमेशा के लिए, जिसके पास क्या होता है? वीटो पावर। वीटो पावर कहने का मतलब वीटो का मतलब एक शक्ति, जिसके पास क्या होता है? वीटो पावर। अस्थायी सदस्य इसके पास क्या होगा? वीटो पावर। तो आपसे प्रश्न पूछेगा अस्थायी सदस्य में कौन कौन शामिल है। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया क्योंकि हम देखें जब भी इससे एनालिसिस करा रहे हैं, यानी जब से एनटीपीसी का एनालिसिस करा रहे हैं तो अस्थायी सदस्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है। शामिल कौन कौन है? फ्रांस, चीन, यूएसए यानी अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। अस्थायी सदस्य वीटो पावर, जिसके पास क्या होता है? वीटो पावर। तो कंप्लीट हो गया होगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1981 से 90 अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया 1981 से 90। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यूएन से ही रिलेटेड है। क्या पूछा गया कि यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्षों के लिए। अभी तुरंत आपको बताया और पूछा भी गया कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 2 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? भारी जल शब्द, तो यहां पे नोट करिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय संयंत्र या परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक प्रश्न पूछेगा नियंत्रक के रूप में और एक प्रश्न पूछेगा मंदक के रूप में। दोनों में अंतर क्या है अभी आपको बता रहे कि मंदक का काम क्या है और नियंत्रक का काम क्या है। नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? नियंत्रक के रूप में बोरॉन, बोरॉन या कैडमियम के क्षण, बोरॉन या कैडमियम।
कैडमियम की छड़, यहाँ पे लिख लीजिएगा बोरॉन या कैडमियम की छड़। बोरॉन या कैडमियम की छड़ नियंत्रक के रूप में, मंदक के रूप में D2O और ग्रेफाइड। D2O और ग्रेफाइड। जब D2O यानी भारी जल, जिसको क्या बोलते हैं भारी जल, क्या बोलते हैं इसको भारी जल, जहां भारी जल का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल यहाँ पे लिख लीजिएगा स्विमिंग पूल। और जहां ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं पाइल। तो आपसे प्रश्न पूछेगा नाभिकीय रिएक्टर में पाइल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा पाइल, और यहाँ पे लिख लीजिएगा स्विमिंग पूल। तो नाभिकीय रिएक्टर में स्विमिंग पूल के रूप में किसका उपयोग करते हैं भारी जल। स्विमिंग पूल जो नहाते हैं तो वहाँ क्या रहता है पानी रहता है, तो सिंपल ही याद हो जाएगा स्विमिंग पूल मतलब पानी, पानी मतलब भारी जल। और ग्रेफाइट, तो आपसे प्रश्न पूछा नाभिकीय रिएक्टर में पाइल के रूप में किसका उपयोग करते हैं ग्रेफाइट। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियंत्रक का मतलब क्या होता है देखिए, एक होता है नियंत्रक, एक होता है मंदक। मंदक का काम है जो अभिक्रिया का जो दर है उसको धीमा करना, मंदक मतलब धीमा करना। धीमा करने का मतलब कि आप किसी को बहुत तेजी से मतलब पीट रहे, मान लीजिए बहुत तेजी से पीट रहे दोनों हाथ से, तो बहुत तेजी से अगर पीट रहे हैं तो अगर मंदक यानी D2 या ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे तो आप क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। यानी 1 मिनट में अगर आप 2 फीट मारते हैं तो फिर क्या मारिएगा एकदम बिल्कुल, मतलब 1 मिनट में अगर आप 10 फीट मारते हैं तो फिर मारिएगा 1 फीट, यानी क्या हो जाएगा आपका जो गति है स्लो हो जाएगा। ये हो जाएगा मंदक का काम। तो नियंत्रक का ये क्या असर, नियंत्रक कहने का मतलब है कि अभिक्रिया का जो दर तेजी से मतलब जो हो रहा है ना, मतलब जो स्लो नहीं करेगा, स्लो तो काम करेगा मंदक, नियंत्रक का काम है रोकना। जैसे हम आप दोनों हाथ से मार रहे हैं तो नियंत्रक अगर लगा देंगे तो आप एक हाथ से पीटना स्टार्ट करिए, मतलब एक हाथ से सिर्फ मारिएगा, तो ये क्या हो जाएगा नियंत्रक का काम। तो मतलब अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो रहा है, मतलब नियंत्रक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा रुक जाएगा, मतलब एक तरफ से। यह नियंत्रक काम है अभिक्रिया को रोकना, और मंदक काम है का मतलब तेजी या मतलब स्पीड को कम या बेसी करना। तो मंदक का उपयोग इसलिए करते हैं कि स्पीड कम हो, स्पीड कम हो। तो एग्जाम्पल सब समझ गए होंगे। तो यहाँ जो पूछ रहा भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ गया, तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया था राजस्थान PCS में कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में किन 2 संस्थान का स्थापना किया गया था। तो किसका स्थापना किया गया था, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WB, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ है, USA यानी अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वाशिंगटन DC। तो आपसे प्रश्न पूछे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किन 2 ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था, यानी किसका स्थापना किया गया था, IMF और विश्व बैंक का। IMF और विश्व बैंक का। जिनेवा स्विट्जरलैंड, WHO, ILO और WTO, तीनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तीनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, WTO एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक है WTO एक है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन।
यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन प्रश्न पूछेगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन प्रश्न पूछेगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड, स्पेन में। दोनों को शॉर्ट में बोलते हैं WTO। तो प्रश्न पूछेगा तो मेंशन कर देगा, या ऑप्शन में कोई दो में से एक ही रहेगा। तो अब ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और इसका आंसर दीजिएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा मैड्रिड, स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन हिंदी में बोलते हैं वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया किस महादेश में पड़ता है? यूरोप। वियना, देखिए यहाँ पे लिखा गया है वियना, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे किसका मुख्यालय स्थित है? ओपेक, OPEC, ओपेक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुणों के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? जैसे लैंगिक बोले, लैंगिक कहने का मतलब दो, कितने जीव मौजूद रहेंगे? दो, यानी दो प्राणी। लैंगिक मतलब एक मेल और एक फीमेल, यानी एक पुरुष और एक स्त्री। ये आपका क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर सी। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आरबीआई एक्ट 1934। स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण पूछेगा 1 जनवरी 1949। किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति, यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति। इसका चिन्ह क्या है? बंगाल टाइगर और पाम ऑयल। पाम ऑयल मतलब ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर, याद रखिएगा, बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़। तो इतना आप याद रखिएगा, आरबीआई से इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। इसके उपाध्यक्ष, इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और इसके पहले अध्यक्ष और जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो क्या होगा? नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। जो भारत के प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुने गए हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, लेकिन नीति आयोग के भी अध्यक्ष हैं, इसलिए हम इसको लगाते हैं पदेन अध्यक्ष। तो आपसे प्रश्न पूछा नीति आयोग के अध्यक्ष बोलेगा या पदेन अध्यक्ष? पहले पदेन अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। पहले पदेन अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग किसके स्थान पे आया? योजना आयोग के स्थान पे। और नीति आयोग यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया कब? 2014 में। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लिख रहा है किसने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक में IAAF जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया? अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन नंबर बी। और एक किससे संबंधित है? लंबी कूद से। किससे संबंधित है? लंबी कूद से।
यह किससे संबंधित है? लंबी कूद से। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कौन सा पदक जीती थी? कांस्य पदक, कांस्य पदक। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हिमा दास ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, हिमा दास ढींग एक्सप्रेस। पीवी सिंधु पहली महिला ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। पीवी सिंधु पहली महिला, आपसे प्रश्न पूछेगा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? पीवी सिंधु। पीटी उषा उड़न परी, पीटी उषा को क्या कहा जाता है? उड़न परी। उड़न परी के रूप में किसे जाना जाता है? पीटी उषा। और यह किससे संबंधित है? धावक। और इसे भारतीय ट्रैक, जिसको ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक मतलब जो दौड़ने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैक। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी भी कहा जाता है पीटी उषा को, और उड़न परी भी कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा इसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में खालिस्तान और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था, हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो किसके बीच हुआ था? राजीव गांधी। 1985 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 1984 से लेकर 1989 तक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौधरी चरण सिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा का सामना नहीं किए। चौधरी चरण सिंह कभी लोकसभा का सामना नहीं किए, यानी गए ही नहीं, चौधरी चरण सिंह। बीवी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कभी कभी पूछ देता है अरेंज करने के लिए, तो आप याद रखिए। पहला पूछा जाएगा आपसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और चौथा पूछा जाएगा बीबी गिरी, और ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं तीसरे नंबर के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18। ये आपको कंप्लीट अनुच्छेद 1 से 50 तक करा दिया गया है। तो अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो ये आपका कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 22 में ये कहा गया कि कुछ दशाओं में, यानी मान लीजिए आपको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो आपको कुछ दशाओं में संरक्षण दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो कुछ दशाओं में आपको संरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध का संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, और अनुच्छेद 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 24 मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष से कम बालकों को कारखानों में काम करने पे रोक है, ये बताया गया अनुच्छेद 24 में, यानी निषेध है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और धर्म के बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया। चीन शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है? जापान हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चीन शामिल नहीं है। तो चीन तो ऑप्शन नंबर में जैसे काट दीजिए, चीन यहाँ भी है, ये भी कट जाएगा। इसके 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है, ये भी रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है।
यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? बम्बई यानी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या प्रश्न पूछेगा? पहला प्रश्न में नोट करिएगा, पहला पॉइंट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। किसने किया? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, वायुमेश चंद्र बनर्जी। आप नोट करते जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी वायुमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। यह तो प्रश्न पूछेगा दूसरा अध्यक्ष, या प्रश्न पूछेगा पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। वायुवीर पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय दादा भाई नौरोजी। तो इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दादा भाई नौरोजी से। और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और तीसरे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी यानी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, इन नोट कर लीजिए। और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और पहले पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहले मुस्लिम अध्यक्ष यानी पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहला पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। इतना प्रश्न पूछा जाएगा। और प्रश्न क्या पूछेगा? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन प्रश्न पूछेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और भी बहुत सारा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको हम नहीं बता पाएंगे। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? ये प्रश्न रिपीट हो रहा। R.K. नारायण। R.K. नारायण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट और एक होता है इनपुट। इनपुट कहने का मतलब इन का मतलब होता है अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। यानी जिससे डेटा बाहर आएगा उसको बोलेंगे आउटपुट डिवाइस, और जिससे डेटा अंदर जाएगा उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। मोनेटर का मतलब क्या होता है? जो आप जिस पे स्क्रीन जो होता है, स्क्रीन हम जिसको बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं मोनेटर। जिस पर हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोनेटर। स्कैनर का मतलब क्या होता है? स्कैनर जो कोड बार को क्या करता है? रीड करता है। तो रीड करके क्या करता है? डेटा को अंदर जाता है, यानी इनपुट है। स्कैनर क्या करता है? कोड बार को रीड करता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मोनेटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या करता है? मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है? ध्वनि ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बता दिए। इसका स्थापना कब हुआ था? RBI एक्ट 1934। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। इसका चीन क्या है? बंगाल टाइगर और पाम ऑयल यानी ताड़ का पेड़। किस समिति की सिफारिश पे किया गया था इसका स्थापना? यंग हिल्टन समिति।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेबी, जिसको क्या बोलते हैं, सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म पूछा जाता बहुत ज़्यादा। स्थापना कब हुआ था, 1989 में। सेबी एक्ट आपसे प्रश्न पूछेगा, सेबी एक्ट 1992, एलिफेंट एक्ट 1992। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है, पीपीएम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। बीट्स एक होता है बाइट, तो 8 बीट बराबर कितना होता है, 1 बाइट। ये प्रश्न पूछा जाता है, 8 बीट बराबर 1 बाइट। तो यहाँ अगर आप कन्फ्यूजन करते हैं तो देखिए बीट छोटा और बाइट बड़ा है, यानी 2 बराबर हमको 4 करना है, तो गुना किस में करना होगा, छोटा वाला में, यानी 2 में। उसी तरह से बीट और बाइट में अगर आप कन्फ्यूजन करते हैं तो गुना किस में करिएगा, छोटा वाला में। तो 8 बीट बराबर 1 बाइट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पर आपको ध्यान देना कि सही नहीं है पूछ रहा। इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजी या बीजों, बीजी नहीं, बीजी का मतलब हो जाएगा व्यस्त, बीजों फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी। यह जो दिया गया ऑप्शन सही है। 3 वर्षों में 51 सैकड़ा 10 लाख, देख रहे हैं कितना दे रहा है, 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, गुच्छा या समूह, यानी क्लस्टर जिसमें जैविक जो खाद है उसको हम बना सकते हैं, क्लस्टर यानी बनाए जाएंगे। तो ये गलत दे रहा है। तो अगर इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता और जो डेटा देता है यानी अंक वाला, संख्या वाला जो डेटा रहता है वो हमेशा यानी मैक्सिमम चांस रहेगा कि गलत डेटा रहता है। संख्या वाला क्या रहता है, डेटा गलत रहता है। तो जब भी गलत चुनना हो तो संख्या वाला डेटा क्या रहता है, मैक्सिमम गलत रहता है। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ए जो दिया गया था 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी, ये सही दे रहा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ये भी सही है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था, ये भी सही है। परंपरागत का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। परंपरागत सॉरी सतत विकास अलग हो जाएगा, परंपरागत अलग हो जाएगा। परंपरागत मतलब जो शुरू से चलते आ रहा हो, नहीं बोलते हैं ये परंपरागत तरीका, यानी शुरू से जो हम लोग या सिंपल में यूज करते हैं परंपरा, परंपरा उसी से बना परंपरागत, यानी शुरू से चलते आ रहा हो पीढ़ी दर। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, तो ये सब सारा जो पॉइंट दिया गया सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे रूस से विकसित किया गया, गलत दे रहा। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं, ये सही दे रहा। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा है गैलीलियो, तो ऑप्शन तो होगा नहीं। ग्लोबल प्लेसिंग सिस्टम लिखा गया, ये भी नहीं होगा। तो इसका रियल जो फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो मिलाकर लिख लीजिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भारत के सभी बड़ी या बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। 1944 में, ऑप्शन नंबर ए, एक कल भी प्रश्न बताया गया था। नेक्स्ट है कि पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है। एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आज का सिलेबस समाप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको समझ में आता है तो। लेकिन नहीं समझ में आता है तो आप चैनल को अनलाइक भी कर सकते हैं और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब, लाइक या अनलाइक, तो ना पता चलेगा कि वीडियो जो दिया जा रहा है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप जरूर अनलाइक या लाइक करिएगा
पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं आता है अनलाइक करिएगा। और आपको जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो आपको सुबह में 6 बजे प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।